तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। वेदांग दूसरा पढ़ना है दोस्तों वेदांग एवं सूत्र, और तीसरा पढ़ना है दोस्तों पुराण, और चौथा है दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इन चारों पॉइंट को दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये प्राचीन भारत का कुछ टॉपिक छूट गया था लेक्चर नंबर 2 का दोस्तों, तो ये दोस्तों लेक्चर नंबर 3 है। और दोस्तों लेक्चर नंबर 1 यानी कि भारत का इतिहास, और लेक्चर नंबर 2 प्राचीन भारत में कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए थे दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में प्राचीन भारत, वो देख लीजिएगा दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 और 2 देखने के बाद ही दोस्तों लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, तभी दोस्तों लेक्चर नंबर 3 दोस्तों समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएससी 2023। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक पहला दोस्तों पढ़ते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद में दोस्तों पहला पॉइंट वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पहला पॉइंट है दोस्तों वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट पढ़ लिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट दोस्तों स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, हमने तीसरा पॉइंट दोस्तों पढ़ा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। और दोस्तों अगला पॉइंट है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों
108 है, जिनमें से 13 को ही मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है, 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत श्रेणियों में रखा गया है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की संख्या 8 है दोस्तों, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इसमें दोस्तों हमने देखा कि उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से दोस्तों 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। और जवालोपनिषद में दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों ने एक ही पॉइंट इसमें और बचा है, ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद में दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पढ़ना है वेदांग एवं सूत्र। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा पॉइंट दोस्तों वेदांग एवं सूत्र। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र। और दोस्तों पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों वेदों को भली भांति समझने के लिए दोस्तों 6 वेदांगों की रचना की गई है। पहला है दोस्तों शिक्षा, दूसरा है दोस्तों कल्प, शिक्षा कल्प, तीसरा है दोस्तों निरुक्त और चौथा है छंद व्याकरण और पांचवा है छंद और छठा है दोस्तों ज्योतिष। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है दोस्तों। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण और पांचवा छंद और छठा दोस्तों ज्योतिष। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों सूत्र में दोस्तों प्रथम सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तम्भ तथा अरिस्टोबुलस के नाम विभिन्न रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें एक ही पॉइंट है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम धर्मसूत्र प्रथम सूत्रकारों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है दोस्तों। इसमें इतना ही पॉइंट है दोस्तों। पहला पढ़ लीजिए, दूसरा ये भी हो गया है कंप्लीट। तीसरा दोस्तों पुराण। दोस्तों पुराण के रचयिता कौन है दोस्तों, और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है। पुराणों की संख्या
दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से 5 को ही वंशावली के राजा बनाया गया है। और दोस्तों पुराणों के रचयिता कौन है? पुराण के रचयिता दोस्तों लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की संख्या दोस्तों 18 है। पुराण की संख्या हमने दोस्तों पढ़ा 18 है। और पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और दोस्तों पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। पुराणों में इसको दोस्तों नोट में लिख लीजिए। नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन माना गया है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। पुराण में पुराणों में दोस्तों बस इतना ही पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। चौथा है दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। पहला पॉइंट दोस्तों जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में पहला पॉइंट दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में दोस्तों पहला पॉइंट जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। इसमें जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। दोस्तों बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक ऊपर में लिख देते दोस्तों, नीचे में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को माना जाता है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 180 प्रकरणों में विभाजित है। 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है और इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 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 दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अर्थशास्त्र में बस इतना ही पॉइंट था। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि अष्टाध्यायी के लेखक। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों संस्कृत साहित्य में। नेक्स्ट पॉइंट संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास, क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है।
इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और दोस्तों अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट तो दोस्तों अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यह संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक, यह संस्कृत भाषा का प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि है दोस्तों। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट के दोस्तों नोट में लिख लेते हैं इसको। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में दोस्तों पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए दोस्तों प्राचीन। और अगली वीडियो में दोस्तों विदेशी यात्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद विदेशी यात्री और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य दोस्तों, प्राचीन भारत समाप्त हो जाए। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही सब के द्वारा, आप ही सब के तरह दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।